हेलो एवरीवन, मैं अंसार अहमद साहिल ग्लोबल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी निर्मल के चैनल में आपका वेलकम करता हूं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और व्यूवर्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स और आपके बढ़ते हुए तेज़ी से सब्सक्राइबर्स की तादाद देखकर मुझे बेहद खुशी और मसरत हो रही है। और आपकी फ़ीडबैक और कमेंट्स के डिमांड्स और मेरे दोस्त अहबाब के इसरार पर मैं आज अपना पहला वीडियो लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बच्चे के नशोनुमा और इल्म तदरीसियात, जिसे हम पहले ज़माने में तालीमी नफ्सियात कहते थे, लेकिन आजकल टेट में इसको CDP का नाम दिया गया है। इस मजमून के तहत आज हम अहम टॉपिक डिफेंस मैकेनिज़्म, दिफाई मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए व्यूवर्स, आज हमारी टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डिफेंस मैकेनिज़्म एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें फ़र्द के मुख्तलिफ़ पहलुओं से जांच की जाती है और फ़र्द को मुख्तलिफ़ हालात में, डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से बर्ताव करता है, इसको परखा जाता है। जैसे गम और खुशी में, अच्छे और बुरे में, कामयाबी और नाकामी में, इस तरह भी कैफियत और सुकून की हालत में वो किस तरह से बर्ताव करता है, उसका बिहेवियर किस तरह से होता है, उसको मालूम करने की कोशिश की जाती है। और उसके जज्बात और उसके एहसासात को किस तरह से अपनी शख्सियत के ज़रिए ज़ाहिर करता है, उसको जांचने की कोशिश की जाती है कि एक फ़र्द स्ट्रेस की हालत में, प्रेशर की हालत में, टेंशन में और बेचैनी की और बेकरारी की हालत में किस तरह से अपना दिफा करता है, डिफेंस करता है और किस तरह से इन मसाइल से बचने की कोशिश करता है। इसी को हम डिफेंस मैकेनिज़्म, दिफाई मैकेनिज़्म कहते हैं। तो ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्राइड मशहूर साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मुख्तलिफ डिफेंस मैकेनिज़्म, दिफाई मैकेनिज़्म पेश किए हैं और ये टॉपिक इतने इंतहाई अहम है। जितने भी C-TET और TS TET, AP TET और ऑल टेट के जो भी एग्ज़ाम्स मुनक़िद होते हैं, उन तमाम के सवालात के पर्चों में इसके बग़ैर क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं होता। इसका क्वेश्चन कंपलसरी इस टॉपिक से लिया जाता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक के तहत हम रिप्रेशन यानी तस्ख़ीर के बारे में पढ़ेंगे कि तस्ख़ीर या रिप्रेशन, इसमें फ़र्द अपने दिमागी नखूश महफूज याददाश्त को भुला देता है, उसको याद रखना नहीं चाहता लाशऊरी तौर पर, सबकॉन्शियसली। मिसाल के तौर पे एक फ़र्द के तल्ख़ तजुर्बात पेश आते हैं और नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं तो वो उसको भुला देता है, उसको याद नहीं रखता। जैसे कोई ऑफिसर एक मुलाजिम को डांटता है तो वो मुलाजिम वो तल्ख़ तजुर्बात को भुला देता है, उसको याद रखना नहीं चाहता। दूसरी मिसाल है, जब हम देखते हैं कि एक हमारे करीबी रिश्तेदार जब सड़क हादसे में इंतकाल हो जाता है तो हम उसको याद रखना नहीं चाहते, हम उसको अपने मेमोरी में सेव करना नहीं चाहते, हम उसको अपने दिमागी नखूश में जगह नहीं देना नहीं चाहते, बल्कि उसको हम भूल जाते हैं। तो चलिए दूसरा डिफेंस मैकेनिज़्म की किस्म है रेग्रेशन, जिसको हम उर्दू में रजत या रजत पसंदी कहते हैं। इसमें इसका मफहूम और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें फ़र्द बचकाना हरकतें या बच्चों जैसी हरकतें करता है। मिसाल के तौर पर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जब हमारे करीबी रिश्तेदारों में या दोस्त अहबाब का इंतकाल हो जाता है तो हम बड़े लोग भी, बालिग अफराद भी हुक कर होते हैं, सदमे से दो चार होते हैं। और उसी तरह से दूसरी मिसाल, अक्सर जब लड़कियां इम्तिहान में फ़ेल हो जाती हैं तो घर आकर टेडी बियर लेकर रोती हैं, छोटे बच्चों के जैसा। उसी तरह से जब हम एक सेलफ़ोन ख़रीदते हैं, महंगे वाला, कास्टली वाला, जब वो सेलफ़ोन गिर जाता है, जब उसका डिस्प्ले चल जाता है और फ़ोन ख़राब हो जाता है तो हमको बहुत तकलीफ़ होती है, हमको बहुत रंज होता है कि मैं परसों ही फ़ोन ख़रीदा था 30,000 का और इतना जल्दी क्या है मेरा डिस्प्ले चल गया, फिर से 15,000 लगाना बोल के आदमी को अंदर से कोफ्त होती है और वो तन्हाई में क्या है सो रोता है और आंसू बहाता है। तो ये तीन मिसालें भी क्या है, बच्चों जैसी हरकत करता है या बचकाना हरकतें करता है। ये हम लेंगे रेग्रेशन के तहत और रजत पसंदी के तहत। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की तीसरी किस्म, जिसको हम रेशनलाइजेशन
कहते हैं, जिसको उर्दू में तर्जुमा किया गया है अक़लियत पसंदी। यानी इसके अंदर फ़र्द अपने मकसद के हुसूल में नाकामी पर या किसी गलत काम के करने पर हिले बहाने तलाश करता है और उससे बचने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे ये मशहूर मिसाल है कि जब लोमड़ी अंगूर खाने जाती है, शाख उसके मुंह तक नहीं पहुंचती, तो लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। उसी तरह से जब क्या है सो टीचर पूछते हैं बच्चों को कि आपने एग्ज़ाम में क्यों नकल की, तो तालिब इल्म कहता है कि पूरी क्लास वाले नकल करे, पूरे मेरे दोस्त नकल करे, इस वजह से मैं भी नकल करा। जब पेरेंट्स, और एक एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पूछते हैं कि मैं फ़लाँ काम बोला था आपको करने के लिए, आपने क्यों नहीं किया, तो बच्चा कहता है कि मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये 3 मिसालें भी हिले बहाने तलाश करने की है। यानी जब खुद से काम नहीं हुआ तो वो उसको बहाना बना दे रहे कि फ़लाँ की वजह से मैं काम नहीं कर सका, इस रीज़न की वजह से मैं काम नहीं कर सका। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म की अगली टाइप है या अगली किस्म है रिएक्शन फार्मेशन, जिसको उर्दू में तर्जुमा किया गया है रद्द अमल की तश्कील। दोस्तों, इस डिफेंस मैकेनिज़्म में हम फ़र्द के ख़यालात को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने के बारे में पढ़ेंगे। एक फ़र्द अपने ख़यालात को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करता है। यानी फ़र्द यहाँ पर अंदर से एक और बाहर से एक होता है, अंदर से एक और ऊपर से एक होता है। जैसे कोई फ़कीर आता है तो चिल्लर पैसे नहीं देता, एतराज़ करता है और कहता है कि भाई छोटे रकम क्या देना, चिल्लर पैसे क्या देना, दिए तो क्या है 200 रुपये देना, नहीं तो 500 रुपये खैरात करना बोल के। जबकि उसके दिल में यह रहता कि चिल्लर पैसे देने का नहीं है, फ़कीर को खैरात देना नहीं है, लेकिन वो अंदर से एक सोच रहा और बाहर से एक बोल रहा। उसी तरह से और एक एग्ज़ाम्पल जब हम देखते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे अपने पेशे से दिलचस्पी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं लोगों के सामने इसकी तारीफ़ करता हूँ कि भाई पेशे मोहल्ले में टीचर का प्रोफेशन बहुत ही अच्छा पेशा है, इसमें क्या है सो आना चाहिए, इसके एग्ज़ाम्स लिखना चाहिए और असातिज़ा के मैदान में तकर्रुर होना चाहिए। हालांकि इन 2 मिसालों के अंदर भी ये बात सामने आ रही है, ये बात आया हो रही कि फ़र्द यहाँ पर अंदर एक सोच रहा और बाहर एक सोच रहा। 2 मिसालों के अंदर भी बात वाज़ेह है कि फ़र्द के ख़यालात मुख्तलिफ है, शुरू में एक है, बाद में एक है। तो इस वास्ते इसको अंदर से एक और बाहर से एक का नाम दिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म की और एक किस्म है जिसको हम डिनायल ऑफ रियलिटी कहते हैं, यानी हकीकत को तस्लीम नहीं करना। यानी फ़र्द यहाँ पर हकीकत को तस्लीम नहीं करता, सच्चाई को कबूल नहीं करता। मिसाल के तौर पर जब किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो 2 साहब कहते हैं कि चलो जाकर देखेंगे एक्सीडेंट हुआ, तो वो कहता है कि भाई नहीं मुझे नहीं आना है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि बड़े लोग बोलते हैं कि लाल खून नहीं देखना चाहिए, जबकि वो हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाह रहा कि भाई वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ बोल के उसको यकीन नहीं आ रहा। और दूसरी मिसाल के ज़रिए भी हम इस बात को समझ सकते हैं, इस डिफेंस मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जब उसका कोई करीबी दोस्त या उसका कोई रिश्तेदार के अचानक सड़क हादसे में इंतकाल की खबर सुनता है तो ताज्जुब करता है और बोलता है कि नहीं भाई मेरे साथ तूने आधा घंटा पहले था, 1 घंटा पहले मेरे साथ था, मैं उसके साथ चाय पिया, ये आप जो एक्सीडेंट हो रहे बिल्कुल गलत बात है, ये झूठी खबर है, मैं इसको यकीन नहीं करता हूँ, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। तो ये 2 मिसालें भी क्या है, डिनायल ऑफ रियलिटी की है, यानी हकीकत को इसमें फ़र्द तस्लीम नहीं करना चाहता, सच्चाई को कबूल करना नहीं चाहता। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जिसका मौजू है प्रोजेक्शन, यानी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करना। इसमें फ़र्द अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता। मिसाल के तौर पर कोई शख्स सऊदी अरब जाता है और वहाँ पर 2-3 महीने रहकर वापस आ जाता है। जब उसके घर वाले और उसके दोस्त साहब जब पूछते हैं कि भाई क्यों आ गए आप, अच्छा खासा वहाँ पे सेट हो जाना था, तो वो बोलता है कि नहीं भाई वहाँ पे क्या है, हालात ख़राब है, वहाँ से लोगों को इंडिया भेजा दे रहे और किस्मत साथ नहीं दी, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। दरअसल वो फ़र्द मेहनत करने से जी चुराता है, वहाँ पर अच्छी नौकरी मिली थी, उसको अच्छा सेट होने का मौका मिला था, लेकिन वो हार्ड वर्क करने का आदी नहीं था, लिहाजा वो अपनी गलती को थोप दिया दूसरों के ऊपर, यानी अपनी गलती को दूसरों को कसूरवार बताना, अपनी गलती को दूसरों को मोरद इल्ज़ाम ठहराना, अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर रहा है यहाँ पर।
उसी तरह से जब एक टीचर एक स्टूडेंट से पूछता है कि बेटे आप एग्ज़ाम में क्यों फेल हो गए, तो बच्चा बोलता है, स्टूडेंट बोलता है कि सर कि टीचर क्या है सो हमको स्कूल में नहीं पढ़ाए, सिलेबस इन टाइम कंप्लीट नहीं करे, इसलिए क्या मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया। ये दो मिसालें आपको प्रोजेक्शन या गलती तस्लीम ना करने की थी। हम आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स हमारे अगली स्लाइड की तरफ, जिसका उन्वान है या टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन, शिनाख्त। ये बहुत अहम टॉपिक है, इससे कई बार सवाल पूछे गए सीटेट और टेट में। यहाँ पर फ़र्द अपनी ख्वाहिश की अदम तकमील पर, अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल ना होने पर दूसरे अफराद में वो कमी को और ख्वाहिश को तलाश करता है और उनसे ख़ुद को जोड़ लेता है और उनके मुशाबा और उनके मुमासिल समझने लगता है। मिसाल के तौर पर एक फ़र्द की बहुत ख्वाहिश थी कि वो एक्टर बने, लेकिन वो एक्टर ना बन सका, तो सलमान खान के जैसा फाइटिंग स्टाइल अपनाता है और हाथ में कड़ा पहनता है और शाहरुख खान के जैसा मिमिक्री करता है, उसके जैसा गुफ्तगू और उसके जैसा बात करने की, हेकला की बात करने की कोशिश करता है। दूसरी मिसाल जब हम देखते हैं कि एक फ़र्द क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन उसको असबाब और वसाइल मुहैया नहीं हुए, वो क्रिकेटर नहीं बन सका, तो लिहाजा वो धोनी के जैसा हेयर स्टाइल रखता है और धोनी के जैसा स्टाइल्स मारता है, ताकि खुद वो क्रिकेटर नहीं बन सका, खुद अच्छा बैट्समैन नहीं बन सका, लेकिन दूसरों में अपनी कमी को देखता है, दूसरों में अपनी ख्वाहिश को देखकर अपने आप को जोड़ लेता है, अपने आप को मजबूत कर लेता है कि मैं धोनी जैसा हूँ, कि मैं शाहरुख खान जैसा हूँ, मैं सलमान खान जैसा हूँ। बस दूसरों को अपने से मजबूत करके, दूसरों में अपनी कमी को पूरा करके मुतमईन हो जाता है। इसी को हम आइडेंटिफिकेशन या शिनाख्त कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको उर्दू में तर्जुमा किया गया है मुंतकिली। यानी यहाँ पर एक लड़का या लड़की या फिर कोई भी एक फ़र्द अपने मातहत अशिया पर या अपने मातहत अफराद पर गुस्सा निकालता है। जैसे घर के अंदर सास जब बहू को डांटती है तो बहू अपना गुस्सा बच्चों को मारकर निकालती है, अपने बच्चों को मारती है और अपना गुस्सा निकाल देती है, क्योंकि वो अपने से जो आला और सुपीरियर है और अपने से उम्र में जो बड़े हैं वहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते, वहाँ पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती। लिहाजा अपने मातहत और अपने अंडर में जो अफराद है वहाँ पर गुस्सा निकालती है और तस्कीन पाती है और तशफ़ी उसको मिलती है। इसी के तहत हम दूसरी मिसाल जब हम देखते हैं कि जब एक स्कूल में टीचर को हेडमास्टर ऑफिस रूम में बुलाकर कुछ कड़वी कसीली बातें सुनाता है, तो वो टीचर आग बगोला हो जाता है और गुस्से में आकर क्लासरूम के अंदर अपने स्टूडेंट्स को पनिश करता है, सज़ा देता है, और जब उसको राहत मिलती है, जब उसका गुस्सा ठंडा होता है। तो व्यूअर्स और दोस्तों, ये मिसाल थी हमारी डिस्प्लेसमेंट या मुंतकिली की थी, यानी एक जगह का गुस्सा दूसरी तरफ निकालना, एक मुकाम का बर्ताव को हम दूसरे मुकाम पर जाहिर करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंपनसेशन, जिसको तलाफ़ी कहते हैं उर्दू के अंदर, यानी जिसका मफहूम यह है, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम कोई एक फ़र्द किसी एक मैदान में कमज़ोर था, लेकिन दूसरे मैदान में मेहनत करके जुस्तजू करके महारत हासिल कर लिया। मिसाल के तौर पे एक लड़का पढ़ाई के ज़माने में, स्टूडेंट पीरियड में पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, लेकिन बाद में सियासत में उतरा, बहुत मेहनत करा और मुस्तक़बिल में एक अच्छा लीडर बना और खूब नाम कमाया और खूब पैसा कमाया और खूब शोहरत पाई। यानी यहाँ पर पढ़ने के मैदान में कमज़ोर था, लेकिन जबकि दूसरे यहाँ पे पॉलिटिक्स के मैदान में, सियासत के मैदान में वो अच्छा लीडर बनकर साबित हुआ। पढ़ाई की कमज़ोरी को उन्हें दूसरे मैदान यानी सियासत के मैदान में पूरी करा, कमी को पूरी करा। उसी तरह से हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक मिसाल की तरफ कि एक खिलाड़ी खेल के मैदान में नाक़िस मुज़ाहरा करता है, तो वो बाद में जब रिटायरमेंट ले लेता है या क्रिकेट से
या फिर फुटबॉल से या वॉलीबॉल से किसी भी एक गेम को खैरबाद कह देता है, लेकिन फिर कमेंट्री जब करना शुरू करता है तो उसमें उसको बहुत शोहरत हासिल होती है, वो कमेंटेटर की हैसियत से शोहरत पाता है। हालांकि वो एक क्रिकेटर था, एक फुटबॉलर था, एक वॉलीबॉल प्लेयर था, लेकिन वहाँ पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सका, लेकिन कमेंट्री के मैदान में अच्छा कमेंट्री करा, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करा, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करा। इस तरह से उन्हें खेल के मैदान में कमज़ोर था, लेकिन उसकी कमज़ोरी को उन्हें कमेंट्री के मैदान में नाम कमाकर पूरी करा और उस कमज़ोरी को छुपाया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अनडूइंग यानी किए गए काम को उलटने का अमल, यानी दिलो दिमाग के अंदर तसादुम होना, दिल एक बोल रहा दिमाग एक बोल रहा। जब हम मिसाल देखते हैं कि एक फ़र्द जब गुनाह करता है, गलतियां करता है, तो उसको बहुत नदामत होती है, वो शर्मिंदा होता है, बहुत पछतावा होता है कि मुझे ये गलती नहीं करना था, मुझे इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना था, मुझे ये गुनाह नहीं करना था। दिल में उसको मलामत होती रहती, तो पछताते रहता, अंदर से अंदर वो अफसुर्दा होता। इस वजह से उन्हें क्या करता, अरे भाई मैं जो अपनी गलतियां किया, अपने जो गुनाह किया, उसकी माफ़ी के लिए और उसके अजाले के लिए खूब खैरात करता, खूब पैसे सदका करता, ताकि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरे जो नाइंसाफ़ी में लोगों के साथ किया उसको माफ़ कर दे, उसको मिटा दे। इस तरह से वो खैरात करके अपने जो दिल और दिमाग के अंदर जो तसादुम है, जो टकराव है, उसको दूर करने की कोशिश करता है। उसके बाद है डिफेंस मैकेनिज्म की एक और किस्म, जिसको हम विड्रॉल या दस्तबरदार कहते हैं। इसमें फ़र्द किसी मसले की यकसुई के लिए या फिर किसी मैदान या किसी शोबे के अंदर नाकामी, डर या खौफ के तनाजुर में दस्तबरदारी अख्तियार कर लेता है। मिसाल है, ये एप्लीकेशन टाइप में सवालात पूछता, तो लिहाजा हमको अक्सर क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, डिफेंस मैकेनिज्म की जो किस्म है, टाइप है, उसका कॉन्सेप्ट याद रहा और उसको हम अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो मिसाल हम कौन सी भी अगर एग्ज़ाम में एप्लीकेशन टाइप में बनाकर पूछेंगे तो हम उसको जवाब दे सकते हैं और करेक्ट आंसर उसको हम टिक कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम दोस्तों विड्रॉल या दस्तबरदार की। तो इसके मिसाल में हम देखते हैं कि एक फ़र्द सी टेट या TS टेट या IP टेट की तैयारी करता, जब नोटिफिकेशन आता है तो तैयारी नहीं करता, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है, एंजॉय करता है, फिरता है, वक्त गुजारता है, वक्त बर्बाद और ज़ाय कर देता है। जब ऐन वक्त इम्तिहान का आता है तो इम्तिहान लिखने नहीं जाता, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं एग्ज़ाम अगर मैं लिखूँगा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझको मेरी तंबीह करेंगे और दोस्त मेरे ऊपर हंसेंगे कि अरे भाई कितने बार एग्ज़ाम लिखता, पास ही नहीं हो रहा है इन्हें। तो उस डर से वो क्या करता, एग्ज़ाम लिखने से दस्तबरदार हो जाता, एग्ज़ाम लिखने ही नहीं जाता। उसी तरह से जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर को या एक सरकारी मुलाजिम को इलेक्शन की ड्यूटी तानियत की जाती है, अलाट की जाती है, तो पुराने ज़माने का टीचर है, तो अब नए ज़माने में क्या इलेक्शन के अंदर EVM या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अलाट किए जा रहे, तो वो सिस्टम से नावाकिफ़ है। तो वो अपनी नाअहली की वजह से और नाकामी की वजह से कि मैं सही ढंग से सही तौर पे इलेक्शन की ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, लिहाजा वो कुछ ना कुछ हिला या उज़र बनाकर या कोई वजह बताकर इलेक्शन ड्यूटी से दस्तबरदार हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म की और एक किस्म है जिसको हम सिंपैथी या हमदर्दी कहते हैं। या आम ज़बान में हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को कि हम अपने दो मीठे बोल से और अपनी गुफ्तगू से किसी के बोझ को हल्का कर सकते हैं, किसी के गम को दूर कर सकते हैं, किसी की परेशानी को दूर कर सकते हैं। जैसे सड़क हादसे में हम जा रहे थे और हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट होगा तो हम फ़ौरन जाते हैं और इसको फर्स्ट एड करते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और उसको हॉस्पिटल में ले आके एडमिट करते हैं। ये एक इंसानियत की बुनियाद पर, ये एक हमदर्दी की बुनियाद पर, ये एक रहमदिली की बुनियाद पर कि इंसान है, हम उसको जान बचाना चाहिए। हालांकि हम उसको नहीं पहचानते, वो अनफेमिलियर है, इसके बावजूद भी हम उसकी मदद कर रहे। तो वहाँ पर वो पेशेंट उसकी तसल्ली से, उसकी हमदर्दी से एक नई एनर्जी मिलती हो कि भाई मुझे कोई ना कोई सपोर्ट करा, मुझे कुछ नहीं होगा बोल के। उसी तरह से हमारे अजीज़ व अकारिब में, हमारे फ्रेंड सर्किल में, हमारे रिलेटिव्स में
किसी का देहांत हो जाता है तो हम उनके घर पहुंचकर उनको पुरसा देते हैं, दिलासा देते हैं कि भाई फ़लाँ शख्स बहुत अच्छा अखलाक का मालिक था, बहुत अच्छी शख्सियत का मालिक था, जिंदा दिल इंसान था, हमेशा हर एक की हेल्प करता था, कोऑपरेटिव करता था और हेल्पिंग नेचर था। ऐसा नहीं होना था, लेकिन खुदा की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया, लेकिन सब्र करिए, अल्लाह इसका बदला हमको अच्छा देगा। तो ये हमारे जो बोल है, ये जो हमारे अल्फाज है, यहाँ पर तसल्ली का काम दे रहे, हमदर्दी का काम दे रहे, सिंपैथी का काम दे रहे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं और एक स्लेट की, जिसको हम फैंटेसी या ख्वाब और ख्याल कहते हैं। इसको हम डे ड्रीमिंग या दिन में ख्वाब देखने के नाम से भी जानते हैं। इसकी मिसाल इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक आदमी दिन भर यूं ही खाता पीता और क्या है सो ज़िंदगी गुजारता है, तो उसके पेरेंट्स और उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार बोलते हैं कि भाई कब तक खाली फिरेंगा, कब तक खाली ज़िंदगी काटेंगा। तो वो कहता है कि नहीं भाई, मैं एक लॉटरी डाला, वो लॉटरी उठेंगे मुझे और मैं एक दिन अमीर बनूंगा, एक दिन दौलतमंद बनूंगा। तो ये दिन में ख्वाब देख रहा, ये ख्यालात की दुनिया में गुम है। वो लॉटरी उठती नहीं और वो अमीर बनता नहीं और वो दौलतमंद होता नहीं। उसी तरह से किसी भी लड़का और लड़की को जब कोई लोग मशवरा देते हैं कि भाई कुछ ना कुछ करना था, खाली क्यों रह रहे आप, तो वो कहता है कि भाई परसों नोटिफिकेशन गिरा था, अटेंडर का जॉब था, लिखना था, अप्लाई करना था, क्यों नहीं लिखे। वो तो अरे भाई छोटी नौकरी थी, वो छोटा जॉब था अटेंडर का, वो जॉब करता हूँ क्या मैं करा तो बड़ी नौकरी करता हूँ, यूडीसी की करता हूँ, नहीं तो स्कूल असिस्टेंट करता हूँ, या नहीं तो कोई बड़े पोस्ट की नौकरी करता हूँ, ये छोटे पोस्ट की नौकरी नहीं करता हूँ। तो बहरहाल यहाँ पर खाली उन्हें ख्वाबों में और ख्यालात की दुनिया में ही गुम रहता है, अमली तौर पे कुछ नहीं करता। उसके बाद हम बात करते हैं एक और डिफेंस मैकेनिज़्म या दिफाई मैकेनिज़्म की, जिसको हम सप्रेशन कहते हैं, जिसको उर्दू में तर्जुमा है दबाना या रोकना। जब हम बात कर रहे थे रिप्रेशन की शुरू में, वहाँ पर हम लाशौरी तौर पे अपने दिमागी नखूश में महफूज याददाश्त को भुलाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक मर्द या औरत या फ़र्द या लड़का या लड़की, समाज का कोई भी फ़र्द या इंसान शऊरी तौर पर कॉन्शियसली अपने दिमागी नखूश में महफूज याददाश्त को, वाक़यात को और हालात को जानबूझकर भुलाना चाहता है। जैसे और फ़र्द यहाँ पर अपने जज्बात को काबू में रखता है, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखता है। इसमें एक शख्स असल मुद्दे से तवज्जो हटाकर किसी दूसरे मुद्दे पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करना चाहता है। जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो बीवी अपने शोहर के रवैये से बरहम होती है और उससे नाराज़ होती है। तो अचानक तभी कुछ रिश्तेदार उसके घर आते हैं, तो बीवी अपनी नाराज़गी को छुपाकर उन रिश्तेदारों की खूब खातिर तवाज़ी करती है, मेहमान नवाजी करती है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा ये चलते रहता है कि मैं अपने शोहर को बाद में निपटूंगी, मैं अपने हस्बैंड से बाद में देख लूँगी कि मेरे साथ कैसा बिहेव करे, मेरे साथ कैसा तर्ज अमल करे। लेकिन वो दिमाग में चलते रहता, दिमाग में सोचते रहता, लेकिन मेहमानों के साथ तो अच्छा रवैया रहता और अच्छा बर्ताव रहता। तो यहाँ पर क्या कर रहा फ़र्द, दोबारा यहाँ पर अपने ख्यालात को दोबारा और अपने जो गुस्सा था और अपनी जो नाराज़गी थी और अपनी जो खफगी थी उसको यहाँ पे रोक रहा। तो इसीलिए हम इसको सप्रेशन कहते हैं, जो कॉन्शियसली होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ह्यूमर या मिज़ाह। यह डिफेंस मैकेनिज़्म की भी एक दिलचस्प किस्म है। इसमें कोई भी एक आदमी हंसी हंसी में कोई मसले को हल करने की कोशिश करता है, हाँ हाँ बोलकर खैखे लगाकर मुसीबत को टालने की कोशिश करता है, किसी भी टास्क को संजीदगी से नहीं लेता बल्कि इसको लाइट लेके हवा में उड़ाना चाहता है। मिसाल के तौर पर एक लड़का इम्तिहान में फेल हो जाता है
5 एग्जाम्स 5 सब्जेक्ट में पास होता है, 1 सब्जेक्ट में फेल होता है, तो अपने दोस्तों को बुलाकर ट्रीट करता है, पार्टी करता है, एंजॉय करता है। तो दोस्त बोलते हैं, अरे तू पागल हो गया, फेल होने के बाद भी पार्टी कर रहा, फेल होने के बाद भी क्या जश्न मना रहा, क्यों ऐसा? वो तो बोलता कि अरे भाई मेरे बाप दादा तो क्या है सो, मैं तो भी यहाँ तक 10th में आके 5 पेपर में फेल हुआ, मेरे बाप दादा तो 7th तक भी पास नहीं हुए, 7th तक भी पूरे पेपर्स क्लियर नहीं करे, मैं तो भी 10th में आया और 5 पेपर एक ही झटके में 1 अटेम्प्ट में पास कर लिया, और एक एग्ज़ाम जो है और एक जो सब्जेक्ट है वो भी मैं बाद में पास कर लूँगा। इस तरह से इसको मजाक में लेकर, मिजाह में लेकर, ह्यूमर में लेकर, लाइट लेकर अपने गम को और परेशानी को और अपने टेंशन को और अपने स्ट्रेस को और अपने प्रेशर को दूर करने की कोशिश करता है। दबाव और तनाव अपने ऊपर बनने नहीं देता, हंसी मजाक में टाल देता है। उसी तरह से और एक मिसाल जब हम देखते हैं कि किसी शख्स के जब सेलफोन गुम हो जाता है तो वो लाइट ले लेता है। दोस्त बोलते हैं कि अरे भाई फ़ोन गुम गया, तुम बता लाइट लिए, जाके ढूंढना था, वहाँ देखना था, यहाँ सर्च करना था, रिंग करना था, कॉल करना था, कुछ भी करना था, कस्टमर केयर को बात करना था, सिम ब्लॉक करना था। बोलता जाने दो भाई, क्या बात है कि अच्छा छो जो चलेगी, कौन सी मुसीबत आने वाली थी कि बोल के। और ये 5 साल से मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था, फ़ोन खटारा हो गया था, पुराना हो गया था, घर में दिलाओ बोले तो नहीं दिला रहे थे, एक बहाना मिल गया, कम से कम ये बहाने से भी मेरे को एक नया फ़ोन, एक स्मार्टफोन मिल जाता बोल के। इस तरह से हंसी मजाक में, लाइट लेकर, मिज़ाह में अपनी मुसीबत को और अपनी मुश्किल को और अपने गम को और अपने मसले को दूर करने की और हल करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, व्यूअर्स, मैंने बड़ी अर्खरेजी से आपके सामने अपना पहला वीडियो लेक्चर पेश करने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद के आपको मेरा ये वीडियो और ख़ास तौर पे ये डिफेंस मैकेनिज़्म की टॉपिक पसंद आए होंगे, क्योंकि उर्दू स्टूडेंट्स के लिए यह मवाद ख़ास तौर पे मफ़हूम और मिसालों के साथ और एप्लीकेशन टाइप मिसालों के साथ मिलना बहुत दुश्वार है। शाज़ो नादरी किसी किताब में इसके बारे में इतना क्लियर कॉन्सेप्ट और इतने अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। तो व्यूअर्स और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आने वाले नए वीडियो से आप इस्तेफादा कर सके। और उम्मीद करता हूं कि ये मेरे वीडियोस आपको सीटेट और टीएस टेट, एपी टेट और तमाम स्टेट्स के टेट्स में आला निशानात के हसूल में कामयाबी में ममदो माविन साबित होंगे, और आपको ख़ास तौर पे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और आपके प्रैक्टिस लेवल में इजाफा होगा, और आपके अंदर ये सब्जेक्ट के ताल्लुक से जो फियर है, जो फोबिया है, वो दूर हो जाएगा।